अभी मैं बदलापुर में मौजूद हूँ। हमारे साथ राघवेंद्र यादव हैं। हम इनसे कुछ मुद्दे पर जो है बात करेंगे। जिस तरीके से जौनपुर में लगातार हत्याएं हो रही हैं और चुनाव पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि नौ जो है विधानसभा में उपचुनाव हो गया है, लेकिन एक मिल्कीपुर विधानसभा है जिसमें जो है चुनाव नहीं हुआ है। तो जिसमें जो है 9 में 2 सीटें जो है समाजवादी पार्टी जीती है, जैसा आपकी जानते हैं। और मेन मुद्दा हमारा यह है, जिस तरीके से जौनपुर में लगातार हत्याएं हो रही हैं, चाहे वो पुलिस कस्टडी में हत्या हो, चाहे बदमाशों के द्वारा हत्या की गई हो, चाहे किसी भी तरीके से जो है हत्या हो, हम उस पर बात करेंगे कि क्या सरकार जो है अपराध को रोकने में विफल है। आपका नाम है? मैं राघवेंद्र यादव, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी लोहिया भानी। हम पिछले 1.5 मंथ से देख रहे हैं जिस तरीके से जो है जौनपुर में और लगे सटा हुआ ज़िला जो है सुल्तानपुर में लगातार हत्याएं हो रही हैं। 15 से प्लस हत्याएं हमने खुद जो है कवर किया है। क्या जो है जिस तरीके से अपराध हो रहा है और सरकार बात करती है जीरो टॉलरेंस की, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की, क्या कहेंगे आप इस पे? जो है क्या सरकार विफल है? जब सरकार का मुखिया ही अपराधी हो और खुद अपने मुकदमे वापस लेता हो, जातिवादिता में पूरी तरह से लिप्त हो, तो उस सरकार में पुलिस का इनकलाब कैसे रहेगा? आप खुद समझ सकते हैं। आप बता भी रहे हैं कि 15-20 ऐसे आपराधिक मामले जिसमें लोगों की हत्या हुई है, उसमें आप खुद गए हैं। ये सरकार केवल जात को देख करके, टारगेट करके लोगों की हत्या करा रही है, इनकाउंटर करवा रही है, और इस जात में बैठे लोग, इसके गुंडे, जातिवादी गुंडे, वो लोगों को मार भी रहे हैं। तो इस सरकार में पुलिस का इनकलाब है नहीं, कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज़ नहीं है। लगातार हत्या, बलात्कार, लूट की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। जौनपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इस सरकार में गुंडा राज व्याप्त है, जंगल राज व्याप्त है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, माताएं सुरक्षित नहीं हैं, किसान नौजवान परेशान है। सब इस सरकार से त्रस्त हैं और सरकार को हटाना चाहते हैं। लेकिन सरकार कहती है कि हम जो है उत्तर प्रदेश को जो है अपराध मुक्त बना दिए हैं, और जब हम कार्रवाई करते हैं, जब कोई अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, हम कार्रवाई करते हैं तो इनके नेता महबूब अखिलेश यादव को जो है दुखती नब्ज पर जैसे हाथ रख दिया जाता है, वो छटपटाने लगते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि ये सरकार और इस सरकार के मुखिया, इस सरकार में बैठे हुए और मंत्री, जिनके खिलाफ अपराधी मुकदमे 307 जैसी, 302 जैसी धाराएं इनके खिलाफ थी, और जब न्यायाधीश ही अपना ही मुकदमा वापस लेने लगे, तो बात दूसरे क्या करेगा? अखिलेश यादव जी की बात क्या करेगा वो? अखिलेश यादव जी ने इसी पुलिस को इतना अच्छे तरीके से जारी रखा, पूरे देश ने, पूरी दुनिया में। अमेरिका के बाद 112 नंबर जो अभी है, 100 नंबर थे डायल। 10 मिनट के अंदर पुलिस कहीं भी कोई घटना होती पहुंचती थी। पूरे प्रदेश का सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया था। पुलिस जो खटारा गाड़ियाँ चला करती थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ करती थी, उनको हाईटेक बनाने के लिए डायल 100 जैसी गाड़ियाँ, चाहे स्कॉर्पियो हो, चाहे बोलेरो, देने का काम की, जो तत्काल मतलब घटनास्थल पहुंच करके लोगों को रोकती थी, घटना ना हो पाए। उनके ऊपर क्या आरोप लगाएंगे? ये सरकार केवल बता रहे हैं, जातिवादिता में लिप्त है, और ये केवल भांचड़ देना जानते हैं। ये लोग दंगा करा करके, मंदिर मस्जिद में लोगों को उलझा करके, हिंदू मुसलमान में लोगों को उलझा करके, गाय गोबर के नाम पर सरकार बना लेते हैं, और विशेष रूप से कुछ जातियों को, कुछ धर्मों को टारगेट करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। ये लोग कभी भी कानून व्यवस्था सही नहीं कर सकते हैं। इनके राज में लगातार कस्टोडियल डेथ हो, चाहे पुलिस कस्टडी में लोगों को मार दिया जाता है, पुलिस खुद इनकाउंटर करती है। जौनपुर घटना भी मंगेश यादव की याद होगा। हाँ। किस तरीके से लड़के को घर से उठा करके ले जा करके फर्जी आरोप लगा करके उसकी हत्या कर दी जाती है एसटीएफ के द्वारा। ये लोग सुधरने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन आप अभी मंगेश यादव की बात की, तो मंगेश यादव की जब इनकाउंटर होता है, उनकी हत्या हो जाती है, जिस तरीके से जो है अखिलेश यादव उस पर आवाज़ उठाते हैं और पूरी कमेटी जाती है, मिलती है। लेकिन उसी तरीके से यहीं जौनपुर में जो है अनुराग यादव की गला रेत कर हत्या हो गई। अखिलेश यादव जो है उनके परिवार से कब मिलेंगे? नहीं, अखिलेश यादव जी उनके परिवार से भी मिलेंगे। पार्टी के कुछ लोग गए भी हैं, मिले भी, ऐसा नहीं है। कोई भी घटना होती है, इस सरकार में पुलिस का कोई इनकलाब नहीं है, कोई डर ही नहीं है। लोग हत्याएं कर दे रहे हैं। यानी कि ये सरकार केवल और केवल टालने का रवैया
अख्तियार करती है। कभी किसी को जाति में उलझा देती है, किसी की हत्या होती है बताते फला जाति के लोग हत्या कर दिए हैं। सपा के मतलब का अगर कोई यादव होता है बताते हैं कि सपा के गुंडे हैं। अरे सरकार नाम की, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ भी होती है। पुलिस क्यों बनाई गई है, उसका कोई डर भी होना चाहिए जनता में। जब आप जातिवादी रुख अख्तियार करेंगे, लोगों को जातियों के अनुसार पोस्टिंग देंगे, धर्मों के आधार पर लोगों को प्रताड़ित करेंगे, घरों पर बुलडोजर चलाएंगे, तो लोग इस सरकार से डरेंगे। लोगों का हौसला बढ़ेगा, वो हत्याएं और करेंगे, लूट भी करेंगे, और कानून व्यवस्था एकदम ख़त्म हो गई है। अब कानून व्यवस्था की बात की, पिछले कुछ दिनों जो है सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहा है खुद की जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस सत्ता भोग रही है, उनको जो है कुछ ज़्यादा जो है उनको जो है गाइडलाइन के अंतर्गत या डिसिप्लिन में बनाना है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है जो गाइडलाइन दी है, क्या सच में जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस सत्ता भोग रही है या सत्ता का सुख भोग रही है? उत्तर प्रदेश पुलिस सत्ता भोग ही रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रही, कानून के अनुसार नहीं चल रही है, वो सरकार की मंशा के अनुसार चल रही है। सरकार किसके ऊपर कार्रवाई करना चाहती है, किस जात के ऊपर कार्रवाई करना चाहती है, किस धर्म के ऊपर कार्रवाई करना चाहती है, किसका इनकाउंटर करवाना चाहती है, उस अनुसार काम कर रही है। लेकिन पुलिस संविधान की शपथ ली है, पुलिस को संविधान के अनुसार चलना चाहिए। पुलिस को ये देखना चाहिए कौन सही है कौन गलत, उसके अनुसार उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। पुलिस को धर्म के आधार पर, जात के आधार पर मुकदमा नहीं करना चाहिए, न लोगों को प्रताड़ित करना चाहिए, अधिकार नहीं है। वो कम से कम जो संविधान की कसम खाए हैं, शपथ लिए हैं, उसके अनुसार चलें। ये हम पुलिस से भी निवेदन करेंगे। सरकार की मंशा गलत है और उसी मंशा के अनुसार काम अगर करेंगे, आने वाले समय में जब समाजवादियों की सरकार बनेगी तो एक एक इनकाउंटर की जाँच होगी, एक एक फर्जी मुकदमे की जाँच होगी, यही पुलिस फंसेगी और जेल भी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर आरोप भी लगाया है और उनकी मंशा पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया है, लेकिन ये लोग सुधर नहीं रहे हैं अभी। जिस तरीके से आप संविधान की बात किए, अभी जो है भाजपा शासित प्रदेश असम में और उत्तर प्रदेश में जो है यही बाबा साहेब अम्बेडकर जो है सत्याग्रह में 2 लोगों की हत्या हो गई। क्या कहेंगे इस पर? ये सरकार लोकतंत्र को मानती ही नहीं, संविधान को मानती ही नहीं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में विश्वास इसका है ही नहीं। जिस तरीके से अमित शाह बाबा साहब के बारे में कल बोले हैं, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का अपमान है। हम समाजवादी लोग और पूरे देश की जनता जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो उनके संविधान को मानते हैं, आरएसएस के लोग शुरू से ही नहीं माने हैं, ये लोग मंशा ही गड़बड़ है। तो हम लोग विरोध भी दर्ज करा रहे हैं और लोगों से आह्वान भी करेंगे कि संविधान विरोधी और बाबा साहब विरोधी सरकार को हटा करके सत्ता से बाहर फेंकना पड़ेगा, तभी देश का संविधान सुरक्षित रह पाएगा। जब लोकसभा चुनाव था, आप सब कह रहे थे जो है भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री जो है खुद सदन में जो है संविधान को लेकर जो है सर को लगाते हैं। तो कहाँ वो ख़त्म करने की बात कर? पहली बार जब ये देश के प्रधानमंत्री बने थे तो संसद भवन जाकर गेट पर सीढ़ियों पर लेट गए थे और उस सदन को ख़त्म करके नया लोकसभा मतलब संसद भवन बना दिए। अब की बार अगर सरकार सत्ता में तो आए, लेकिन पूर्ण बहुमत में नहीं आए हैं। ये लोग 400 सीटों की बात क्यों कर रहे थे? सरकार संविधान बदलने की अगर इनकी मंशा ना होती तो 400 सीटों की बात क्यों करते? इनके सांसद कई नेता खुद कहे कि हमारी 400 सीटें आ जाएंगी, मैं संविधान को बदल दूंगा। लेकिन लोगों ने इनकी मंशा को भांप लिया, भले आज सत्ता में है, सरकार में है, और जाकर के संविधान को सर माथे चढ़ा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन इनकी मंशा अब भी स्पष्ट नहीं है। जब भी इनको मौका मिलेगा इस संविधान को बदल देंगे, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के अधिकार को ख़त्म करने का काम करेंगे। ये शुरू कर दिए हैं लेकिन इनकी चल नहीं पा रही है, इसलिए अभी संविधान सुरक्षित है। लेकिन आने वाले समय में इनको हटा करके इंडिया गठबंधन की सरकार बना करके हम लोग संविधान को और भी मजबूत करने का काम करेंगे, ख़त्म नहीं होने देंगे। जिस दिन ये ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जुर्रत करेंगे, तो पूरा देश जो है आंदोलनरत हो जाएगा और क्रांति आ जाएगी, बदलने नहीं दिया जाएगा। आपसे एक लास्ट सवाल है, क्योंकि पिछले दिनों जो है संसद में एक बिल आता है जिसमें जो है सरकार कहती है एक देश एक चुनाव, क्योंकि चुनाव कराने में काफ़ी खर्च गिरता है, सरकार का ऐसा कहना है। तो और उस पर जो है वोटिंग भी हुई है। तो क्या एक देश एक चुनाव भारत में जो है संभव है? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। एक देश एक चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? एक देश एक चुनाव कराने में दिक्कत ये है कि आप जो संविधान है, जो उसका मूल ढांचा है,
आपको उसको बदलना पड़ेगा। बात तो हम लोग वही कर रहे हैं ना। जो सरकार 9 विधानसभाओं में उपचुनाव नहीं करा पाती है, 4 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा पाती है, वो सरकार वन नेशन वन चुनाव की बात करती है। ये इनका ढकोसला है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं और लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। ये लोग केवल और केवल बरगलाने वाले लोग हैं। ये लोग चालाक लोग हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। वन नेशन वन चुनाव की बात करते हैं, 9 विधानसभा में चुनाव नहीं कर, मिल्कीपुर चुनाव क्यों नहीं हुआ? हम आपसे अगर क्वेश्चन करें आखिर क्यों नहीं हुआ? ये लोग महाराष्ट्र और हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड का चुनाव एक साथ क्यों नहीं करा पाए? इनकी मंशा स्पष्ट नहीं है और उसी का नतीजा था कि जेपीसी में बिल गया है और ये हो नहीं पाएगा। केवल गुमराह करते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भाई ये लोग कहने लगे कि पैसा ज़्यादा लग रहा है, चुनाव ही मत कराइए। कोई देश संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ता है, लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ता है। लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग चाहते हैं कि चुनाव हो, चुनावी प्रक्रिया हो, लेकिन ये लोग संविधान विश्वास नहीं करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए इस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनकी मंशा नहीं साफ है, ये लोग गुमराह करने का काम केवल कर रहे हैं। इसलिए ये लोग वन नेशन वन चुनाव एक जुमला है इनका। जैसे 15 लाख रुपए जुमला था, जैसे लोगों को मतलब किसानों को बोल रहे थे कि जितना आपका लागत मूल्य लगेगा दुगनी हो जाएगी, उसका मतलब दुगना आपको लाभ दिया जाएगा, जुमला था। जैसे 2 करोड़ रोजगार देने की बात का जुमला था हर साल, ऐसे ये भी एक जुमला है, इसके सिवा कुछ नहीं। सरकार कहती है किसान निधि के तहत हम 2000 रुपये देते हैं सहयोग राशि। सरकार लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, गुमराह करके, बरगला करके लोगों को बस गुमराह करती है। किसानों को आप अगर उचित लागत मूल्य का दुगना लाभ दे देंगे तो किसान 2000 रुपये आपके लिए क्या करेगा? आप 2000 रुपये 2000 रुपये आप ये 4 महीने में देते हैं, 500 रुपये एक महीने का है, एक महीने का 500 रुपये केवल देते हैं। तो ये बताइए 500 रुपये में कौन आज DAP का दाम बढ़ जा रहा है, यूरिया का दाम बढ़ जा रहा है, जितने भी मतलब कहते हैं है मतलब यूरिया, खाद, पोटास, सब का दाम बढ़ गया। मतलब यहाँ तक कि यूरिया जो 50 किलो का आती थी उसको 45 किलो और तो 40 किलो कर दिए हैं। ये लोग चोरी ने डाका डालने का काम किए हैं, किसानों को गुमराह करके। आप उधर 500 रुपये दे रहे हैं, उधर आप जो है दाम बढ़ा दे रहे हैं और 10 किलो कम भी कर दे रहे हैं। लोग समझते नहीं हैं, लोग समझते हैं, बस समझने में थोड़ा समय लग गया है, इसलिए सरकार सत्ता में है। आपका कहना है कि जैसे एक प्रलोभन देती है और पीछे से जो है सारे जो है पैसे को सूल लेती है सरकार। भाई आप खुद जानते हैं, आप भी किसान के लड़के होंगे, आप जानते होंगे कि पहले 50 किलो की बोरी यूरिया की आती थी कि नहीं आती थी? खाद की बोरी 50 किलो की आती थी, 45 किलो की है, अब तो 40 किलो कर दिए हैं। वो कहाँ से आएगा? एक तरफ मतलब लोगों को मतलब दिखा रहे हैं कि मैं एक बोरी खाद इतने में दे रहा हूँ, 10 किलो कम कर दे रहे हैं। आप इतनी कमियां गिना रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो है उपचुनाव हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर जो है उपचुनाव जीत पाई। देखिए हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, कमी रह गई? कमी कहीं नहीं थी, सत्ता सरकार का चुनाव था, ये लोग लोगों को वोट देने निकलने नहीं दिए। यहाँ तक कुंदरकी जैसी सीट पर हमारे लोगों को जिस तरीके से डंडे के दम पर, लाठियों के दम पर, और यहाँ तक कि वहाँ के कई इनके दरोगा पिस्टल लहराते हुए मतलब कई वीडियो वायरल हुई, लोगों को निकलने नहीं दिए, समाजवादियों पार्टी को वोट निकलने नहीं दिया और खुद जाकर के बूथों को कैप्चर करके लोग अपना वोट डलवाने का काम किए। हमारा वहाँ का प्रत्याशी कह दिया था मैं काउंटिंग में नहीं जाऊँगा, मैं चुनाव नहीं कराऊँ। जिस तरीके से रेड कार्ड इशू किया गया था, जिस तरीके से लोगों को रोका गया था, धमकाया गया था, डराया गया था और उनका फर्जी वोट करा दिया गया, ये उसी का परिणाम है। ये लोग जीते नहीं हैं, ये लोग लोकतांत्रिक सरकार में बैठने योग्य नहीं है, लोकतंत्र का गला घोटने वाली सरकार है। ये लोग जब किसी को वोट नहीं डालने देंगे तो उस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है सत्ता में। लेकिन बीजेपी कहती है कि आप जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम का, दबाव का, धमकाने का तमाम आरोप लगाते हैं। वहीं जहां आप जो है सीटें जीत जाते हैं, जब अच्छी खासी सीट आपकी आई थी, इंडिया गठबंधन की 42 सीट आई थी, तब आप नहीं आरोप लगा रहे थे। जहां जीतते हैं, जहां सरकार बनाते हैं, वहां नहीं आरोप लगाते हैं, और जहां हार जाते हैं वहां आरोप लगाते हैं प्रताड़ना की गई। बीजेपी के लोग भूलने वाले लोग हैं, लेकिन जनता भूलती नहीं है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का पहला बयान आया था जब उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से 43 सीट इंडिया गठबंधन जीतती है, 37 सीट समाजवादी पार्टी जीतती है। उन्होंने तभी उसी दिन कहा था कि अगर हम 80 में 80 सीट भी जीत जाते तब भी हम जो है ईवीएम का विरोध करते, और ईवीएम से अगर चुनाव नहीं होगा तो हम आने वाले समय में 80 सीटें भी जीतेंगे। जनता
लोकतंत्र में विश्वास रखती है, वो नहीं चाहती कि हमारी वोट की चोरी हो, वो नहीं चाहती है कि हम जहाँ वोट देने जाएं वहाँ वोट न पड़े। तब भी उन्होंने कहा था और आज भी कह रहे हैं और आगे भी कह रहे हैं, अगर मेरी सरकार बनेगी तो सबसे पहले कि मैं जो है ईवीएम को हटाने का काम करूँगा। मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो जो है ईवीएम को जो है हटाया जाएगा इंडिया गठबंधन सरकार बनने के बाद। बहुत सारे देश जो बड़े बड़े देश हैं, जो मतलब टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, यहाँ तक कि जिन्होंने ईवीएम को लाया था वो इस फैसले को वापस ले ली। अब जनता के लिए चुनाव होता है, जनता जिसमें उसको विश्वास ही न हो कि हम अपना वोट किसको दे रहे हैं और कहाँ जा रहा है, तो आप ऐसी प्रक्रिया का पालन कर क्या करेंगे? जनता मतलब लोकतंत्र को मजबूत, अगर लोकतंत्र मजबूत होगा तभी सरकार मजबूत होगी, तभी देश मजबूत होगा। अगर लोगों का ये मंशा है कि हमारा वोट बैलेट पेपर से पड़े, विपक्ष से लेकर के बहुत सारी पार्टियों की मांग भी है, आप क्यों नहीं करवा लेते? एक बार करवा के देखिए। आप सब जब मांग है और विश्वास नहीं है तो चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर देते? चुनाव का बहिष्कार मतलब होगा, ऐसा नहीं होगा, उसके लिए क्रांति करनी पड़ेगी, क्रांति भी होगी, लेकिन अभी मांग की जा रही है पूरे। जब तक लोगों तक हम सरकार में नहीं आते हैं तब तक तो ईवीएम हट नहीं पाएगा। इसलिए अभी हम लोग संघर्ष किया जा रहा है, लोगों को जोड़ा जा रहा है। लोगों को जोड़ करके कितना बेईमानी करेंगे ये लोग, जितना बेईमानी करते हैं उससे भी ज़्यादा जो है वो डलवा करके इनको हराने का काम करेंगे और सत्ता में आते ही इसको बदलने का काम किया जाएगा। तो हमारे साथ राघवेंद्र यादव हैं, जिन्होंने बताया कि जो है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार हत्याएं हो रही हैं, इन्होंने जो है सरकार को जो है इसका दोषी ठहराया और इनका कहना है कि सरकार विफल है। यह वीडियो देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। जय हिंद।